नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। लिखा है इसको सलमा नहीं सलमा लैगरलफ ने। ये स्वीडिश भाषा में लिखा गया है। तो जब ये ऐसे ओ के ऊपर हो ना, ये दो एक्सक्लेमेशन टाइप या दो कॉमा आप कह सकते हो, ये अ का साउंड देते हैं। दिस इज सलमा लैगरलफ। तो होता क्या है, ये एक स्वीडिश राइटर है। यानी जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आपको इमेजिन करना है एक जगह जो स्वीडन में है और वहाँ पे आयरन ओर है। जैसा हमारा छोटा नागपुर है ना इंडिया में, जहाँ बहुत सारे लोहे की खदानें हैं, लोहे का काम चल रहा होता है। आप जाओगे तो आपको मिल मिलेंगी, लोहे की कारखाने मिलेंगे, लोहार मिलेंगे, बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिलेंगी। कुछ ऐसा ही इमेजिन करो स्वीडन की जगह हो। इस स्टोरी में इनका एक विचार आपको मिलेगा। इनका एक विचार है, वो विश्वास है कि भाई जो हमारे अंदर की अच्छाई है उसको जगाया जा सकता है। तो ये विचार कह सकते हो, ये विश्वास कह सकते हो। आप कई कहानियों में देखोगे। एक कहानी क्लास 10th के NCERT में आती है, द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। वहाँ पे भी ऐसा होता है, एक चोर है जो सुधर जाता है। बॉलीवुड में आपने देखा होगा, कई बार तारक मेहता में देखा होगा कि विलन सुधर जाता है। कुछ ऐसा ही है। तो आप इस कहानी में देखोगे कैसे एक बेईमान ईमानदार बन जाता है। शुरुआत करते हैं इस कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है एक वैगाबॉन्ड से। वैगाबॉन्ड आप कह सकते हो एक लुक्खा, एक आवारा, ऐसा बंदा जिसका कोई घर नहीं है, जिसके पास कुछ ठिकाना नहीं है, कोई सर पे छत नहीं है, फटे हाल है, फटीचर है, बस घूम रहा है, भटक रहा है। ये जो वैगाबॉन्ड है ये एक रैट ट्रैप सेलर है। रैट ट्रैप सेलर का मतलब देखो यार, ये बहुत ज़्यादा गरीब है। इतना गरीब कि इसके तन पे कपड़े नहीं हैं, चिथड़े हैं। इतना गरीब कि इसका गाल जो है, इसके जो चीक्स हैं वो फूले हुए नहीं है, वो अंदर की तरफ है। इसकी आंखें भूख को हमेशा दिखाती हैं। खाने की जुगाड़ ये करता है। तो जब कुछ नहीं मिल पाता ये क्या करता है, चुपचाप कहीं ना कहीं किसी दुकान से तार चुरा लेता है। तार, एल्युमिनियम वायर और आयरन वायर आपको पता होगी। जगह भी ऐसी है जहाँ बहुत सारा लोहा है, तो किसी भी होलसेल की दुकान से तार चुरा ली। किसी खेत में फेंसिंग है, वहाँ से चुपचाप से तार चुरा ली और उस तार को जोड़ तोड़ के किसी भी तरह चूहा पकड़ने का ये रैट ट्रैप बना लेता है। मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा दूंगा। रैट ट्रैप आप सबके घर में आपने देखा होगा, चूहे पकड़ने की जाली हम आम भाषा में बोलते हैं जिसको। वो बना के बेचता है। कभी कभी नहीं बिकता तो उसको छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ती है। उठाई गिरा भी है। तो उठाई गिरे आपने देखे होंगे ना, एक होता है चोर जो प्रॉपर डाका डालता है, एक होता है उठाई गिरे जो चुपचाप सामान को उठा के खिसक जाते हैं। जैसे दुकानदार के पास जाके बोलते हैं वो बिस्किट देना, दुकानदार बिस्किट देख रहा है, इनने भाई साहब कुछ और उठा लिया। तो इस तरीके से जो काम करे, जो उठाए गिरा, चुपचाप चीज़ों को उठा ले, ठीक है जी, खिसका ले चुपचाप, हाथ की सफाई जिसके पास हो, आप कह सकते हो ये वैसा ही व्यक्ति था। मुश्किल से फिर भी जिंदा रह पाता था। और जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ दिसंबर की, तो काफ़ी सर्दी थी। जिंदा रहना एक चैलेंज था और भूखे हो और तब जिंदा रहना उससे भी बड़ा चैलेंज था। तो कुछ ऐसे ही इसके हालात हैं। सड़क के किनारे ये चलता है पूरी ज़िंदगी में अकेला। अकेले रहने का गम बहुत बड़ा होता है। उसमें भी आपकी जब ना आपके पास कपड़े हैं, ना आपके पास खाना है, ना आपके पास लोग हैं, ऐसी ज़िंदगी नर्क की तरह बन जाती है, जो ये भाई साहब की भी थी। तो नर्क की तरह ज़िंदगी थी। अकेले अपनी ज़िंदगी को ये बिता रहा था। सड़क के किनारे चलता था तो अपने ही विचारों में खोया रहता था। राइटर कहते हैं दैट ही वॉज लॉस्ट इन हिज मेडिटेशंस मतलब अपने ही विचारों में। तो ऐसे ही बहुत सारे विचार करते 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 एक विचार इसके दिमाग में आया कि यार ये जो मैं रैट ट्रैप बेचता हूँ, क्या ये दुनिया एक रैट ट्रैप नहीं है? मतलब जिस तरीके से एक चूहे का जाल होता है जिसमें या तो कोई चीज़ का टुकड़ा, जो आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, या कोई मांस का टुकड़ा यानी पॉर्क लटका दिया जाता है। चूहा उस पॉर्क की लालच में आता है और जाल बंद हो जाता है हमेशा के लिए। तो क्या आपका और मेरा जीवन क्या ऐसा ही नहीं है? ये दुनिया क्या ऐसे ही नहीं है जिसमें ये जो बड़े बड़े मकान हैं, ये जो शोहरत है, ये जो दौलत है, ये जो खाना है, ये जो कपड़े हैं, पैसा है, ये एक बेट है। बेट मतलब जाल, जिसकी तरफ हम भागते हैं और इस साइकिल में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। वो कहता है मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इसमें नहीं फंसा।
मेरे पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, जिंदा रहना भी मुश्किल है, पर मैं इस जाल में नहीं फंसा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ये है, दौलत शोहरत है, फिर भी वो इसी जाल में फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। सब कुछ सोचता है। जब भी वो उदास होता है, यार उदास तो होगा ना जब आदमी पे रिसोर्सेस नहीं होती। आप भी देखना, अगर आपके पास भगवान न करे कभी रिसोर्सेस का अभाव हो, आपके पैसे खत्म हो जाएं, आपके पास खाना अवेलेबल ना हो, जैसा लॉकडाउन में लोगों के साथ हुआ, आपकी आज़ादी छिन जाए, तो हमें एक जेलस होने लगता है। हम लोग जेलस होते हैं उन लोगों से जिनके पास वो आज़ादी, वो फ्रीडम है। तो जब भी इसको ऐसा फील होता था, यार मेरे पास क्यों नहीं है, ये खुद को यही थॉट देता था, अरे वाह शुक्र है भाई मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आज़ाद हूँ, अगर होता तो मैं बंध जाता। क्योंकि आपको पता होगा यार, पैसा आता है तो पैसे की चिंता भी आती है, और पैसा कमाते 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 उस जाल में हम फंस जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही विचार ये करके खुद को मना लेता था। ऐसे ही जिंदगी भाई कट रही थी। एक दिन की बात है, इसी तरीके से सड़क के किनारे थोड़ा सा डोलता हुआ, चल पाता नहीं था ढंग से, शरीर में कमजोरी थी, जैसा तैसा ढीला ढाला कमजोरी के साथ चलता हुआ ये चला जा रहा था। सामने दिखती है एक ग्रे कॉटेज। बर्फ थोड़ी सी गिर रही थी, बर्फ थी उस कॉटेज पे, अंधेरा हो गया था। तो ये भाई साहब ने एक दरवाज़ा खटखटाया, नॉक नॉक। जनरली जब ऐसा होता है और ये पूछता है, जैसा इसने आज पूछा, क्या मैं यहाँ पे रात गुजार सकता हूँ, तो लोगों के चेहरे बहुत खराब होते हैं। यार सामने आपके आदमी है, सुकड़ा सा, पतला, मरने जैसी हालत, गंदा सा, शरीर पे बाल, दाढ़ी पूरी फैली हुई, एकदम भिखारी। तो भिखारी को कौन घर में रखता है यार, आप बताओ, आप रखोगे अपने घर में? एक तो रिस्क कि भिखारी चोर हो सकता है, प्लस गंदे आदमी को कौन रखोगे आप? आपकी सफ़ेद वाली जो चादर है अच्छी अच्छी, आपका जो आपने घर में अच्छे अच्छे बर्तन रखे हैं, वो उसमें कौन खिलाएगा? तो जनरली लोग मना कर देते हैं। आज ऐसा नहीं हुआ। आज ये जिस कॉटेज में गया, जिस सिंपल से घर में गया, वहाँ एक बुजुर्ग आदमी रहता था। ये बुजुर्ग आदमी अकेला था, इसके पास न बीवी थी न बच्चा था। तो ये खुश था कि भाई कोई तो आया वक्त गुजारने, क्योंकि अकेलापन किसी भी थाली, किसी भी पैसे, किसी भी चादर से बड़ा है। इसने वेलकम किया, अरे आओ, बिल्कुल आओ यार, बैठो आओ। इसने भाई साहब ने जो खाना है वो तैयार करना शुरू कर दिया। जो होस्ट है, जिसने, जो बूढ़ा आदमी, उसने खाना भी अपना रख दिया पतीले में। खाने में था पॉरेज। पॉरेज मतलब आप कह सकते हो कुछ भी दलिया या ऐसी कोई चीज़ जिसमें चावल हो, दूध हो, ये सब चीज़ें। ये भाई साहब ने खिलाया। इतना ही नहीं, उसके साथ है ना पत्ते खेले। तो आपको पता है इंडिया में हम लोग बोलते हैं ना 3 पत्ती, या फिर और भी बहुत सारे गेमों के नाम होते हैं। वैसे ही वहाँ पे एक गेम है मिजलिस खेला। जैसे 3 पत्ती हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, मुझे सारे नाम तो नहीं पता, 3 पत्ती पता है मुझे एक। ये खेला भाई साहब, बातें अच्छी की। इसके बाद खाना जो खाया, मैंने आपको बताया दूध चावल खाते थे ये लोग, वो खाया। उसके बाद वहाँ तबैको चलता है, तबैको का एक रोल निकाला और इतना बड़ा पीस उसमें से काटा कि भाई दोनों लोग खा पाए। दोनों ने तंबाकू खाया, पत्ते खेलते खेलते सो गए। बातचीत हुई। बातचीत में ये भाई साहब ने बताया, जो ओल्ड मैन है, कि मैं रैम्सजो पे क्रॉफ्टर रह चुका हूँ। रैम्सजो उस जगह की सबसे बड़ी मिल थी। इनफैक्ट रैम्सजो उस पूरे एरिया का नाम पड़ गया था। जैसे इंडिया में आपको अगर पता हो तो आज एक सिटी है जिसको कहते हैं जमशेदपुर। जब जमशेदपुर बना था, या जब जमशेदपुर नाम पड़ा, उससे पहले उस जगह का नाम था टाटा नगर, क्योंकि वहां पे रतन टाटा, सॉरी रतन नहीं, जमशेद जी टाटा जी जो हैं, उन्होंने स्थापित की थी टिस्को। तो जिस तरीके से टाटा इंडस्ट्रीज की वजह से उस जगह का नाम टाटा नगर पड़ा, और जमशेद जी टाटा की वजह से उस जगह का नाम आज जमशेदपुर है, उसी तरीके से रैम्सजो मिल वहां पे थी और जगह का नाम भी, जो उस एरिया का नाम भी रैम्सजो पड़ गया था। अब होता क्या है, वहां पर ये भाई क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मतलब एक अच्छा खासा ब्लैक स्मिथ था, जो थोड़ा सुपरवाइजर टाइप। बाद में उम्र हो गई, ठीक है, सुपरवाइजर या फिर एक बेसिकली एम्प्लॉय था क्रॉफ्टर। उम्र हो गई, जब रिटायरमेंट हो गया, तो ये भाई साहब ऐसे झोपड़ी में रहने लगे। अब पेंशन का कुछ तो होता नहीं है, तो ये भाई साहब ने गाय पाल ली। वो कहते हैं कि वो बॉसी गाय को बोला गया। स्वीडन में बॉस बोलते हैं, BOS गाय को, तो बॉसी बोल दिया गया यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से। गाय या बॉसी जो थी वो बहुत अच्छा दूध देती थी क्रीम के लिए। तो ये भाई साहब क्या करते थे, आपको पता होगा, क्रीम यानी मलाई बहुत चलती है वहाँ पे, चीज़ और चीज़ें बनाई जाती है उसकी। तो ये भाई साहब उसका क्रीम बेच के अपना गुजारा करते हैं। पर ये तो ज़्यादा भोले निकले।
इतने भोले निकले कि सोने से पहले ये भाई साहब ने पूरी रामायण बोल दी। जैसा आपने देखा ना, कुछ लोग पूरा बखान कर देते हैं कि मेरी ये दुकान है, मेरा ये टर्नओवर है, मैं इतना कमाता हूँ। इसने बता दिया पिछले महीने मेरा भाई पेमेंट आया था और 30 करोड़ मिले थे। 30 करोड़। तो जैसे हमारे यहाँ नोट होता है ना, 10 का नोट, 100 का नोट, उनके यहाँ 10 करोड़ का एक नोट होता है। स्वीडन में उस समय करेंसी थी। तो भाई साहब ऐसे उठे, बैठे हुए उठे, गए खिड़की के पास में इस तरीके से कि खिड़की से कोई भी हाथ डाल के निकाल ले। खिड़की के पास में एक पाउच लटका हुआ था, आप बटुआ कह सकते हो, पाउच। वो निकाल के 10-10 के 3 नोट दिखा दिए भाई ने और वापस रख दिए, टांग दिया और फिर सो गए। सुबह हुई तो आपको पता है दूध वाला ही, एक तरह से दूध वाले जल्दी उठते हैं। 9 बजे तो गाय का दूध निकालना नहीं है भाई, अर्ली मॉर्निंग निकालना होता है। ये अर्ली उठ गए। अब ये जो दूसरा वाला बंदा है हमारा, जो हीरो तो कहना गलत होगा, हमारा जो मेन कैरेक्टर है रेड ट्रैप वाला, ये वैगाबॉन्ड। तो ये जो वैगाबॉन्ड है उठना तो नहीं चाहता था, पर अब जिसके घर में सो रहे हो, आप सोते रहो, वो बाहर चले जाए, ये तो गलत बात है। तो इसने भी कहा यार अब उठना ही पड़ेगा। ये उठ गया, ठीक है। तो ये जा रहा था, दोनों आए, घर के बाहर निकले। जो हमारा होस्ट है उसने घर में ताला लगाया और दोनों अपनी अपनी राह पे चले गए। इसने थैंक यू बोला, थैंक यू खाने के लिए, थैंक यू मेरे को रोकने के लिए, और ये चला गया। जो होस्ट है वो दूध निकालने चला गया गाय का। ये भाई साहब अपनी राह पे चले गए। दोनों अलग अलग राह पे चलते गए। थोड़ी देर चलने के बाद इसके दिमाग में कुछ आया पे, अब वो जो 30 करोड़ थे अगर वो मिल जाए तो कैसा रहेगा। चलो यू टर्न लिया, पैदल धीरे धीरे उस घर में गया, चुपचाप, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा, दरवाजे से नहीं, खिड़की पे गया, अंदर हाथ डाला, पाउच निकाला, 30 करोड़ जेब में ठूसे और संभाल के उसको रख दिया। वापस उस सड़क पे चला। लेकिन अब याद करो रेड ट्रैप वाली बात, दौलत का जाल अब ये फंस चुका था। अब मन में आ गया कि यार मैं इतना बड़ा चोर बन गया। देखो उठाई गिरा अलग चीज़ होती है कि सामान उठा लिया, पर जिसने आपको खाना दिया, तबैको दिया, सीक्रेट्स बताए, इतनी रात को ठंड में जिसने आपको जिंदा रखा, अब उससे पैसे चुराओगे, उससे दगाबाजी करोगे, वो भी उसके महीने का पेमेंट जिससे शायद उसका पूरा महीना चलने वाला है। वो क्या होगा उस आदमी का। ग्लानि तो थी, पर यहाँ ग्लानि नहीं थी, यहाँ डर था। डर ये था कि शहर में कोई मुझे देख न ले, तो मैं एक काम करता हूँ, जंगल की तरफ मुड़ जाता हूँ। मुड़ गया जंगल की तरफ। अब क्या परेशानी हुई, जंगल की तरफ तो मुड़ गया, पर चलते चलते कुछ घंटे अच्छा भी चला कि ठीक है मैं यहाँ से नहीं जंगल से जाऊँगा और उसमें क्या स्ट्रेट जाते जाऊँगा, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। परेशानी ये थी, अगर आप कभी गए हो जंगल में रास्ते सड़क की तरह नहीं होते। सड़क पे तो हमें पता होता है ये चौराया है, ये चौराया है, ये वाली दुकान आएगी, यहाँ से लेफ्ट लेंगे, यहाँ से राइट लेंगे। जंगल में नहीं समझ में आता। तो ये भाई साहब ऐसे गोल गोल घूमते गए और उसमें फंस गए। आगे जाए, इधर मुड़े, वापस वहीं पहुंच जाए, घूम घूम के पहुंच के अंधेरा होता जा रहा था। दिसंबर थी, ठंड लग रही थी। इसको लगा अब तो गया, अब मेरा वक्त आ गया, मैं तो मर जाऊंगा। नीचे बैठ गया, हे भगवान ये क्या हो गया, मैं भी फंस गया रेड ट्रैप में। पहले दौलत की लालच होती थी, मैं खुश था कि मैं गरीब हूँ। आज 30 करोड़ मेरी जेब में है और मेरी जिंदगी मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं भी फंस गया ना। आखिर वो 30 करोड़ क्या थे, वो बेट था। ये दुनिया एक रेड ट्रैप है। अब इसको याद आया, जाल मेरे सामने था, मैं बच सकता था, नहीं, मैंने हाथ डाल दिया, सड़क पे नहीं चल पाया और अब इस रेड ट्रैप में शायद मेरी जान चली जाएगी। थक हार के जमीन पे लेट गया। लेटते ही एक आवाज आई, आवाज हथौड़े की जो किसी लोहे पे पड़ा हो, टक टक टक, ऐसी कुछ आवाज आई। एक उम्मीद जागी, इसका मतलब आसपास कोई फोर्ज है, फोर्ज या आयरन मिल, जहां पे लोहे का काम होता है। अगर काम होता है तो इंसान होंगे तो बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ ये भाई साहब जहां से वो आवाज आ रही है, जमीन में ऐसे फॉलो करते करते आगे बढ़ता है। ये पहुंच जाता है एक आयरन मिल में, और ये आयरन मिल ऐसी वैसी नहीं थी, ये आयरन मिल रैम्सजो ही थी। हालांकि जब इस चैप्टर को लिखा जा रहा था तब रैम्सजो जो है वो बंद हो चुकी थी। तो राइटर कहते हैं कि अब जब मैं लिख रहा हूं तब तो बंद हो गई, पर उस समय बहुत बड़ी मिल थी। सोचो उसी के एम्प्लॉय की या तो भाई साहब ने चोरी की थी, अब वो रिटायर्ड है तो यहाँ नहीं मिलेगा। अब जब ये गया तो देखो, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं क्या है। बैकग्राउंड ये है कि देखो, जो ऐसे वैगाबॉन्ड है, ऐसे बहुत सारे वैगाबॉन्ड ऐसी बहुत सारी मिल में चले जाते हैं और उनको अलाउ कर दिया जाता है इंसानियत के नाते कि यार फालतू चढ़ेगा, फिर खाना वाना मांगेगा नहीं, वहाँ खाना होता नहीं है। आदमी ये मांगता है कि भाई साहब देखो बाहर सर्दी है, हमारे पास खाना है नहीं,
न हमारे पास जलाने को सूखी लकड़ी है। तो ये जो भट्टी है ना, इस भट्टी के किनारे बस हमको तुम बैठने दो, रात गुजारने दो। तो जो मिल वाले हैं ना, मना नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है यार। जैसे कई बार नहीं होता कि भाई कुछ लोगों के पास ना खेत में बोरवेल होती है, तो जो ऐसा किसान है जिसके पास अपनी बोरवेल नहीं है, उसको लोग पानी भरने देते हैं कि क्या फर्क पड़ना है, धरती माता का ये पानी तो ले जा, नेकी करते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही इनका भी हाल है। तो जो मिल वाले हैं वो जनरली अलाउ कर देते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ था। तो एक सुपरवाइजर वहां पे था जो काम करवा रहा था, ठीक है, रैम्सजो में। तो ये भाई साहब गए, तो सुपरवाइजर काम करवा रहा था, ये प्लीज क्या मैं यहाँ पे आज भट्टी के किनारे बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ। सुपरवाइजर ने कुछ कहा नहीं, बस कह दिया हाँ, इशारे में ऐसे कर दिया कि ठीक है बैठ सकते हो। ये भाई साहब खुद आराम से गए। वो सुपरवाइजर क्या कर रहा था, वो जो नॉर्मल से सुपरवाइजर होते थे, लकड़ी के जूते पहने हुए। लकड़ी के जूते बहुत जल्दी गर्म नहीं होंगे। एक शर्ट, पैंट्स नहीं, एक लंबी सी शर्ट, क्योंकि वो कपड़े ऐसे होते थे कि इतनी ज्यादा गर्मी, ऐसा तो है नहीं कि एसी होगा, आज भी नहीं होते भट्टियों में। बहुत बड़ी भट्टी, आग जल रही है और लोहा पिघल रहा है, और ऐसे में एक बड़ी सी शर्ट पहना हुआ, लकड़ी के जूते पहना हुआ, इंस्ट्रक्शन देता हुआ सुपरवाइजर है। इसने इशारा किया, ये इसने कुछ नहीं किया। अपने रेड ट्रैप वाले ने आराम से जाके लेटा, हैट थी एक, हैट अपने चेहरे पे रखी कि आंखों में चुभे ना, पसर गया, सो गया। तो दोस्तों उन दिनों जबकि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, तो मैंने आपको बताया भाई साहब सुपरवाइजर ने तो अलाउ कर दिया, चल सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय वो जो मिल थी ना, रैम्स जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके पास एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रिक्ट आयरन मास्टर थे। ये आयरन मास्टर जो है वो रिटायर हो चुके हैं फोर्स में से, शायद नेवी, आर्मी, ऐसा कुछ फोर्स से। बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट थे। इनका मोटिव ये था कि मैं शिप आउट करूं, मतलब बाहर भेजूं, जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है उतना सामान। दिन रात इनकी निगरानी चालू रहती थी। कभी भी इंस्पेक्शन पे आ जाएंगे, मान लो रात को इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं भाई साहब, अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं, दिन को आ रहे हैं, गर्मी ठंडी, वो आते ही रहेंगे। ऐसा ही एक इंस्पेक्शन का दौरा आज रात को भी हुआ, जब हमारा वेगाबॉन्ड सो रहा था। तो होता क्या है, यूजुअली जब भी ऐसा कोई वेगाबॉन्ड सोता था, ये आते थे, ओनर इग्नोर मार के चले जाते थे। आज ऐसा नहीं हुआ। आज भाई साहब पता नहीं क्या किया, ये पास में आ गए, उसकी हैट हटा दी और उसको बहुत ध्यान से देखने लगे। अब समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसा हुआ, और अचानक से उनके मुंह से निकला, निल्स ओलोफ, ये क्या हुआ मेरे दोस्त, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अरे तुम्हें यार नहीं निकलना चाहिए था आर्मी से। अगर मैं होता, मैं तुम्हें आर्मी से नहीं निकलने देता, आर्मी से या फोर्स से नहीं निकलने लेता, रेजिमेंट से। मतलब ये निकल चुके थे फोर्स में से क्योंकि बिजनेस करना था या कुछ और रीजन, और ये भाई साहब ने भी रिजाइन कर दिया था। किसने? निल्स ओलोफ ने, ठीक है। तो फिर उससे वो जबरदस्ती करता है, तुम मेरे दोस्त हो। अभी सोचता है यार देख, मेरे को दोस्त समझ रहा है, था नहीं असली में। ये देखा मेरे को दोस्त समझ रहा है। अब अगर मैंने सच बोल दिया कि मैं दोस्त नहीं हूं तो कुछ नहीं मिलेगा, पर हो सकता है कि ये दोस्त समझ के इस गरीबी में मेरे को देख के कुछ दे जाए। तो उसने कह दिया हाँ यार मैं क्या बताऊं, भगवान को ही पता है कैसे मेरी हालत खराब हो गई। तो उसको लगा ठीक है पैसे दे के जाएगा, अपन को झूठ बोलने में क्या जाता है। पर ये कुछ ज्यादा ही अच्छा निकला। उसने कहा नहीं भाई तू चिंता मत कर, तू मेरे घर पे चलेगा। अब यहाँ दिमाग खराब। उन्होंने कहा भाई शहर से मैं भाग के आया हूँ, क्योंकि पूरी खबर फैल रही है चोरी वाली, लोग मेरे को पकड़ के मारेंगे, 30 करोड़ छीन लेंगे, ये मुझे शहर ले जा रहा है। उसने बहाना बनाना, नहीं 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 नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता जाने की, नहीं 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 नहीं। वो कहता है अरे भाई तू क्यों चिंता कर रहा है, तू मेरे बड़े घर में चल, मेरे पास कोई नहीं है। तुमने सुना होगा मेरी पत्नी की तो डेथ हो चुकी है, बच्चे मेरे बाहर रह रहे हैं। पत्नी का नाम देखना एलिजाबेथ है शायद, फिर भी आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। तो मेरी पत्नी की तो डेथ हो गई है, बच्चे मेरे बाहर हैं, बस एक मेरी बड़ी वाली बेटी है, वो भी बहुत भोली है, कोई दिक्कत नहीं है, तू चल। ये नहीं मानता, बहुत जिद करने पे नहीं मानता। तो मजाक में जो ओनर है वो कहता है अपने सुपरवाइजर को, वही वाला सुपरवाइजर, कैप्टन वॉन स्टाले शायद तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। तो वो सुपरवाइजर का नाम लेते हैं। ये स्वीडन में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा, अपन अपने हिसाब से अगर इंग्लिश में करें तो ये होगा स्टर्न स्ट्रॉम, ठीक है, स्टर्न स्ट्रॉम। तो ये सुपरवाइजर के लिए बोलते हैं तुम्हारे साथ शायद ये रुकना प्रिफर करेंगे। वो ऐसा कह देता है, ठीक है जी। लेकिन जब वो जा रहा है ना, सुपरवाइजर को पता है भाई साहब हमारा मालिक है, जो मालिक दिन रात इंस्पेक्शन करता है वो हार मानेगा। ये उसका आखिरी वर्ड नहीं था। मुश्किल से आधा 1 घंटा हुआ होगा और एक और बग्गी यानी कैरेज की आवाज आती है कि भाई कोई आया है हॉर्स के बाहर। एक लड़की
उतरती है वहाँ से, ठीक है। उसके पीछे पीछे एक वेलेट है। वेलेट ये वर्ड अगर आपने कभी जोमेटो या स्विगी ऑर्डर किया है तो आपको पता होगा ये वर्ड आता है। ये आजकल जो फूड डिलीवरी वाले हैं उनको बोला जाता है, पर ये पहले इसका मतलब ये नहीं था। पहले इसका मतलब था जो हर तरह का काम करे, मतलब घर में जो बेसिकली नौकर होता है वो छोटे मोटे काम भी कर लेता है, उसको वेलेट बोलते थे। तो ये वेलेट आता है पीछे पीछे कपड़े लेके, ठीक है। वो एक फर का कोट, लड़की आती है, बोलती है मेरे पिताजी ने बताया कि आप मेजर साहब हैं, आप कैप्टन साहब हैं और आप हमारे घर पे नहीं आ रहे। देखिए ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस क्रिसमस को भी अकेले बैठे हैं। मैं इंतज़ार कर रही थी किसी मेहमान का कि हम घर जैसा क्रिसमस मना पाएँ, और जो खाना है हम अकेले नहीं खाना चाहते, हम चाहते हैं कोई मेहमान आए। आपने एक बॉलीवुड की मूवी देखी होगी अतिथि तुम कब आओगे, उसमें बच्चा नहीं कह रहा होता अतिथि कब आएगा, अतिथि कब आएगा, क्योंकि मेहमान के आने से घर घर लगता है। सेम ये लड़की की फीलिंग्स थी। लड़की ये बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, पर बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव की थी, ठीक है जी। तो वो इतना अच्छे से मना लेती है, वो उसको मन में लगता है कि यार ये जो कैप्टन साहब की क्या हालत हो गई। उसको क्या पता कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, उसको लगता है कैप्टन साहब की क्या हालत हो गई, शायद ये जेल से भागे हैं, शायद कुछ लोग इनके पीछे पड़े हैं। वो यकीन दिलाती है देखो आप चलो, आप एकदम सेफ रहोगे, आप जब बोलोगे ना हम आपको जाने देंगे, आप बस चलो। आपको कपड़ों की शर्म आ रही है, ये फर का कोट है, जो वेलेट है वो फर का कोट देता है, ये भाई साहब फर का कोट पहनते हैं और चले जाते हैं। जो सुपरवाइजर है, आप इमेजिन करो, आपने मीम वगैरह देख रखे होंगे, सुपरवाइजर हैरान, ये क्या हुआ। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आओ सो जा, मतलब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था कि इस भिखारी के लिए मैं क्या एक शब्द भी बोलूं, सिर्फ इशारा कर दिया था कि बैठ जा। आधे घंटे बाद भाई साहब मालिक की बेटी फर का कोट उसको पहना के ले जा रही है। सुपरवाइजर को नहीं पहनाया होगा कभी फर का कोट, उसका दिमाग खराब। ये भी चतुर है भाई साहब, इसने भी उसको थैंक यू कुछ नहीं बोला, सुपरवाइजर को चुपचाप निकल गया, उसको देखा तक नहीं। एक नजरें होती है ना कि थैंक यू आपने ऐसा मुझे रुकने दिया, कुछ नहीं, नर्वस है वो, फर का कोट पहन के मस्त चला गया इन लोगों के साथ। अब होती है घर में एंट्री, ठीक है जी। तो ये लोग सोच रहे होते हैं इसके बारे में, तो उसको पहले तो वो घुस के सो ही जाता है, ठीक है, जल्दी उसको सोने देते हैं, थका हुआ वैसे ही है। ये लोग सोच रहे होते हैं पर आपस में यार कैप्टन साहब की क्या हालत हो गई। बेटी अपने पिता को कहती है लगता नहीं है कि मतलब ये कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा इस हालत में। पिता कहते हैं बेटा देख थोड़ा टाइम लगता है, अभी वो कपड़े पहना हुआ है भिखारी वाले, तो भिखारी वाले ही उसकी हरकतें हैं, हमने उसको अच्छे कपड़े दिए हैं, कल उसका होलिया तुम देखना बदलेगा तो उसकी हरकतें भी बदल जाएगी, ऐसी उम्मीद थी। सुबह तक क्या हुआ, सुबह भाई साहब जो वेलेट है, मैंने कहा छोटे मोटे काम करता है, तो वेलेट ने उसको पहले रगड़ रगड़ के नहला दिया, ठीक है, कि होता नहीं है वो अच्छे अच्छे कपड़ों से, अच्छे आप कह सकते हो सोप से, अच्छा जो क्लीनर होता है उससे, एकदम भाई साहब गंदा बहुत ज़्यादा था, उसकी गंदगी साफ की, जो उसकी दाढ़ी वाड़ी थी उसको साफ किया, उसका हेयर कट अच्छा करा, उसको एकदम अच्छे कपड़े दिए, मतलब होता है ना चिंटू बन गया जेंटलमैन टाइप्स, वैसा ही आया। जैसे ही ये ब्रेकफास्ट के लिए आया ब्रेकफास्ट टेबल पे, भाई साहब इस मेज़बान जो है, मेज़बान मतलब जिसका ये मकान है, जो रैम्स जो मिल के मालिक हैं, उनका दिमाग खराब। अब उनको एहसास हो गया ये भाई साहब वो बंदा नहीं है। अब ठीक है, वो पहले ही कह रहा देखो यार देखो मैंने नहीं कहा था मैं बंदा हूँ, देखो आपने बोला था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूँ, बस मैंने आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की। अब प्लीज़ यार मुझे चोरी वोरी से मत पकड़वा देना, मैं चले जाऊँगा। आप बोलो मैं कोट उतार के मैं चले जाता हूँ, आप मुझे अरेस्ट मत करवाओ, ठीक है। बौखला जाता है ये, वो कहता है देख यार क्रिसमस की ईव है, हम देखो नहीं अरेस्ट करवा रहे, बस तो जितना जल्दी हो सकता है निकल जाए यहाँ से। ये जाने लगता है पर बेटी उसको होल्ड करती है। बेटी कहती है पिताजी। अब बेटी अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, क्योंकि बेटी बहुत मेहमान प्रेमी है, आप कह सकते हो। वो होता है ना संस्कारी लोग कि अतिथि तुम कब आओगे, अतिथि देवो भव, वैसी वाली है। वो कहती है पिताजी हमने किसी को प्रॉमिस किया कि आप इवनिंग हमारे साथ बिताओ, क्रिसमस की इवनिंग आप उतना नहीं समझ पाओगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा, हम क्रिश्चियन नहीं है। आप समझो अगर आपके यहाँ दिवाली या फिर ईद के लिए आप किसी को कह दो, किसी मेहमान को, और फिर आप उस मेहमान को दिवाली या ईद के दिन, साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल, उस दिन आप कहो कि चले जाओ, कितना बुरा लगेगा ना। तो वो कहती है पिताजी क्रिसमस का दिन है, हमने उसको क्रिसमस का वादा किया और हम उसको भगा रहे हैं, कैसे जमेगा। पिताजी कहते हैं भाई यार तुम किसी जो पार्सन होते हैं ना, मतलब चर्च के पादरी को आप समझ सकते हो, कोई पुजारी, कोई पंडित, कोई धर्म के ऊपर प्रवचन देने वाला, तुम वैसा समझ सकते हो।
तो वो कहती है तुम उससे भी खराब बोलते हो, किसी पार्सन से भी, यानी पादरी से, किसी चर्च के फादर से भी तुम खराब बोलती हो यार, जैसा करना है करो। तो वो जाती है, रोक देती है गेट को, और वो उसका हाथ पकड़ के ले आती है, आप हमारे साथ खाओ। तो वो नाश्ता खा रहा है और लड़की को देख रहा है, इसने मुझे क्यों रोका, आखिर इसको क्यों मुझसे अटैचमेंट है। अब तो पता है कि ये कैप्टन नहीं है, पर करने देते हैं, ठीक है। सुबह का वक्त था, ये भाई साहब नाश्ता खा के फिर सो गए, क्योंकि ये सोया ही नहीं था ढंग से। मैंने आपको पता ना, कुत्तों वाली जिंदगी है। आप सोचो ना, आपने शायद घर में डॉग को देखा होगा अपने आसपास मोहल्ले में, बेचारे डॉग की हालत कैसी होती है, वो किसी की एक्टिवा के नीचे सो रहा होता है, हमको एक्टिवा निकालनी है, हम सीधा लात मारते हैं या एक्टिवा हिलाते हैं, वो कुत्ता भग जाता है बेचारा। कार के नीचे सो रहा होता है, कोई और खतरा आ जाता है, कभी किसी ने गेट खोल दिया, कभी किसी ने पानी मार दिया, कभी किसी ने गाड़ी हिला दी, कभी कुछ। बेचारा जो डॉग होता है वो कभी सो नहीं पाता। सेम ये भाई की जिंदगी थी, कभी सुकून से सोने को ही नहीं मिलता था, कब कौन भगा दे, कभी सर्दी, कभी भूख, कपड़े भी नहीं है। तो पहली बार एक महफूज जगह, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना मिला था, तो क्यों ना सोया जाए, और कुछ क्या किया जाए। कोई चोरी नहीं, पूरा नाश्ते के बाद सो गया। दिन को कुछ बुलाया गया, कुछ कार्यक्रम था जो कैंडल वगैरह देखने के लिए, शाम को वो देखी, फिर जाके सो गया। फिर भाई साहब को उठाया कि आजा भाई डिनर का टाइम है। फिर ये डिनर के टाइम पे आया, चुपचाप खाया और हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहा था एक एक को। 2 ही लोग थे। मालिक को धन्यवाद किया, जो घर का मालिक है, उसने कुछ खास नहीं कहा। जब बेटी को धन्यवाद करने आया, ठीक है जी, तो बेटी ने कम्युनिकेट कर लिया इशारों से या बातों से, और कह दिया, ये जो कोट है ना, मेरे पिताजी भी चाहते हैं, कोट तुम ही रख लो, और जब भी तुम चाहो ना तो यहाँ पे आ सकते हो। साल में अगर तुम एक बार चाहते हो कि या क्रिसमस का दिन सुकून से बिताया जाए, तो ये सुकून से तुम खाने आ सकते हो। सुकून का खाना मिला। अब ये सोने चले गए, डिनर टाइम था, बाय बाय बोल के वो सोने चला गया। सुबह होता क्या है, क्रिसमस के बाद है ना, सुबह पूजा करने जाना होता है। तो अर्ली मॉर्निंग का आपको चर्च में जाना होता है, उसकी कुछ पूजा रहती है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा, दिवाली के बाद भाई दूज आती है, रमज़ान में जाना होता है मस्जिद, ठीक है, ईद के दिन ईदी के लिए जाना होता है, दान धर्म करना होता है। तो वैसा ही कुछ चर्च सर्विस के लिए इनको जाना था कि भाई दान धर्म, थोड़ा पूजा पाठ, ये सब करने जाना था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां खबर फैली हुई है। मैंने कहा रैम्स जो थोड़ी छोटी सी जगह है, वहां खबर फैली हुई है कि एक बंदा है जो रैट ट्रैप बेचता है, बड़ी सी दाढ़ी, अजीब सा बंदा। उसने सड़क के पास में कॉटेज में एक जो रिटायर्ड बंदा है, इन्हीं का रिटायर्ड बंदा है, ठीक है, भले मिले ना हो, इन्हीं की मिल का है, उसके 30 करोड़ चुराए हैं। इनका दिमाग खराब, इसका मतलब अभी हमारे घर में जो रुका हुआ है तब से वो एक चोर है, भागो। ये लोग सीधा कार में भागते हैं, घर पहुंचते हैं, अपने वेलेट से पूछते हैं वो बंदा कहाँ गया, क्या वो बंदे ने कुछ चुराया तो नहीं है। ये रास्ते में सोच रहा था कितने चांदी के चम्मच मेरे चोरी हो गए होंगे। वो कहता है नहीं जी, उसने कुछ चुराया नहीं, वो चला गया, उल्टा कुछ छोड़ के गया है। कहता है ठीक है देखते हैं। ये गए अंदर, तो एक रैट ट्रैप था, वो पैक किया हुआ था, इतना खराब पैक किया हुआ था कि खोलने की कुछ कोशिश थी नहीं। जैसा तैसा कहीं से भी रैपर लेके उसको पैक कर दिया। रैपर खोला तो अंदर रैट ट्रैप था। रैट ट्रैप में 3 नोट वही चोरी वाले, और था एक खत। वो खत था, उस खत में लिखा हुआ था इसकी बेटी के लिए, ठीक है, ये जनाब की जो बेटी है ना, उनके लिए लिखा हुआ था। तो वो जो खत था वो था इनकी बेटी के लिए। बेटी का नाम था एडला विल्मैनसन। तो उसकी बेटी के लिए खत था। खत में लिखा हुआ था कि तुमने मेरा इतना सम्मान किया और तुमने मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया, थैंक यू। मुझे एक वेगाबॉन्ड से कैप्टन बनाने के लिए, समझो। उसने कहा देखो तुम्हें सच पता चल गया कि मैं कैप्टन नहीं हूं, मैंने बताया ना नाश्ते के टाइम पे पता चल गया, फिर भी उसको सोने दिया, उसको वो इज्जत दी, उसको खाना दिया दिन को। फिर रात को वो जो कैंडल वगैरह जल रही थी, भले इसकी आंखों में दर्द हुआ है, जो वेगाबॉन्ड है, क्योंकि वो आंखें कमजोर हो गई थी, रोशनी की आदत नहीं थी, लेकिन वो बुलाया क्रिसमस ईव, इतना टेस्टी खाना, कपड़ा दे दिया, वो फर का कोट दे दिया, और ये कहा हर साल तुम आ सकते हो, थैंक यू, तुमने मुझे सच में कैप्टन बना दिया। जो 30 करोड़ हैं ये प्लीज वापस कर देना जिससे मैंने चोरी किए थे। ये रेड ट्रैप तुम्हारा गिफ्ट है। मैं भी रेड ट्रैप में फंस चुका था, बेईमानी पे उतर आया था, लालच मेरे दिल में घर कर चुकी थी, पर थैंक यू, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एज अ कैप्टन। और जानते हैं उसने साइन करते हुए क्या लिखा? उसने लिखा लेटर बाय, मतलब खत भेजा है बाय वेगाबॉन्ड नहीं, रेड ट्रैप सेलर नहीं, बाय कैप्टन वॉन स्टाले। यानी वो था नहीं कैप्टन,
कैप्टन से तो मिला भी नहीं होगा, लेकिन उसने ये मान लिया कि आज से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और आज से वो जिंदगी जिएगा एक कैप्टन की तरह, ईमानदारी, मेहनत की। तो दोस्तों ये कहानी थी इम्प्रूवमेंट की, और ये बताती है कि नेकी हर इंसान के दिल में जिंदा है, ईमानदारी, इंसानियत आज भी जिंदा है, ज़रूरत है तो उसे जगाने की। तो दोस्तों जैसे हमने ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ा, अगर ऐसे ही आप सारे चैप्टर्स मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो रीडिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन, ग्रामर सेक्शन, तो आप अपना लाइव डेमो बुक कर सकते हो। इंग्लिश के साथ आपको हिंदी के लेक्चर्स भी फ्री मिलेंगे। आप इंक्वायरी कर सकते हो, डेमो बुक कर सकते हो, नंबर गिवन है। धन्यवाद।